सो सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल टेक्निक होती है जहां पर बैंक, जिसको हम ओरिजिनेटर कहते हैं, ये एनबीएफसी भी हो सकता है, ये अपने एसेट्स को पूल करता है। एसेट यानी कि क्रेडिट्स को, यानी कि लोन्स को। मान लो आप एक बैंक हो और आपके बहुत से होम लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं, तो आप ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अकाउंट्स को एक पूल की तरह जनरेट कर लोगे, यानी कि सभी को ग्रुप कर लोगे एंड सभी में सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है यहाँ पर। एंड ये लोन या जो रिसीवेबल्स हैं, ये आप ट्रांसफर कर देते हो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, जैसे एनएआरसीएल है, ठीक है, आप उसके पास ट्रांसफर कर दोगे। अब ये एनएआरसीएल एक सेपरेट लीगल एंटिटी को अरेंज करेगी, विच इज सेड टू बी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं इसको, या एसपीई, स्पेशल पर्पस एंटिटी के नाम से इसको जाना जाता है। सो अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इन सभी एसेट्स को, यानी कि जो ये बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, इनको कन्वर्ट कर देगी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में, जिसको हम सिक्योरिटी रिसिप्ट्स कहते हैं। ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को रेटिंग करवानी पड़ेगी फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब इससे जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको पता लगेगा कि ये सिक्योर्ड है या नहीं सिक्योर्ड है, कितना रिस्क इनके साथ एसोसिएटेड है, तो इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ओरिजिनेटर को पूरा का पूरा कैश नहीं मिलता। अब ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। मान लो कि बैंक है, बैंक के पास 100 लोन अकाउंट से, एंड बैंक ने उनको 100 करोड़ रुपीस में सेल कर दिया टू द एआरसी, एनएआरसीएल, जैसे कि एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको बेच दिया 100 करोड़ रुपए में, राइट। अब ये एनएआरसीएल जो है या जो एआरसी है, ये सारे 100 करोड़ रुपीस अपफ्रंट पे नहीं कर देगी। ये इसमें से 15 करोड़ रुपए, यानी कि 15% को पे करेगी अपफ्रंट कैश के फॉर्म में, और बाकी के जो 85% है उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में दे दिया जाएगा टू द ओरिजिनेटिंग बैंक, राइट। ताकि ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करता रहे हर एक स्कीम में, राइट, जो भी स्कीम के तहत वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि लॉन्ग टर्म ये चीज कामयाब हो, एंड ये ना हो कि जो ओरिजिनेटर है बाद में वो अपना हाथ पल्ला ना पकड़ाए। अब होगा क्या कि जब एसपीवी ने अपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को इशू किया, तब इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, दोज विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दीज सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अब ये एसपीवी साथ के साथ रिकवरी के एफर्ट्स करती है। अब इसके लिए ना इनको टाइम मिलता है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, इनको टाइम दिया जाता है। ये टाइम होता है 5 साल का, कि 5 साल के अंदर अंदर जो कोई भी स्कीम के अंदर आपके पास एसेट्स हैं, आपने उनको या तो रिकवर करना है या आपने उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और 5 साल के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर 5 साल के अंदर कंप्लीट ना किया एआरसी ने ये काम, तो उसके केस में क्या होएगा कि इनके ऊपर जो प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ रही थी वो काफी बढ़ जाएगी। तो एआरसी कोशिश करती है कि 5 साल के अंदर अंदर हम इनको निपटा दें। इन केस अगर ना भी हुआ तो इनका बोर्ड डिसीजन ले सकता है और ये इस टाइम पीरियड को 8 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अब जब ये रिकवरी करेंगे ना उन लोन्स में, यानी कि वो पूल लोन जिनके बदले में एसपीवी ने सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू करी थी, अब उनमें जब रिकवरी आएगी तो ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा जाएगा इन्वेस्टर्स के पास। उनको रिटर्न की फॉर्म में ये पैसा मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स परचेज करी थी तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने पैसे दिए थे। अब उसी पैसे में से 15% किसके पास गए थे? वो गए थे ओरिजिनेटिंग बैंक के पास गए थे, और बाकी के पैसे जो थे वो होल्ड कर लिए गए थे, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू कर दी गई थी, राइट। जैसे जैसे रिकवरी आएगी वैसे वैसे पैसे जो होंगे ओरिजिनेटिंग बैंक के वो रिडीम होते रहेंगे, राइट। ये चीज हो रही थी, ठीक है। अब इन केस मान लो जो लोन्स हैं उनमें पूरी की पूरी रिकवरी आ जाती है, तो रिकवर अगर पूरा का पूरा अमाउंट हो गया तो इन्वेस्टर्स को तो इनकम मिलती रहेगी, और साथ ही साथ जो लोन है उनकी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की रिकवरी भी होती रहेगी, और ओरिजिनेटिंग बैंक को भी बेसिकली पैसे मिल जाएंगे, एंड बातचीत हो जाती है खत्म, राइट। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है किसका? सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस रहता है। अब इसमें ओरिजिनेटिंग बैंक को क्या फायदा? देखो, ओरिजिनेटिंग बैंक के लोन जो थे वो थे एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उस केस में ओरिजिनेटिंग बैंक को तो कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही थी, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब इस केस में जब ओरिजिनेटिंग बैंक ने अपने लोन्स को, एनपीए लोन्स को सेल कर दिया, तो उसके बदले में जो ओरिजिनेटिंग बैंक है उनको मिल गए पैसे, यानी कि लिक्विडिटी मिल गई, साथ के साथ 15% की लिक्विडिटी मिल गई। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट, जब रिकवरी होनी स्टार्ट होगी उस टाइम पर भी जो ओरिजिनेटिंग बैंक को उनको रिकवरी आती रहेगी, वो सेकंड बेनिफिट हो जाएगा। अब तीसरी चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो रहता है कम सीएआर मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स को कम मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आप इतना तो जानते ही हो कि बेसल 3 की गाइडलाइंस के अंदर जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का फर्स्ट पिलर है, उसके अकॉर्डिंग बैंक्स के जो भी रिस्क वेट एसेट्स होते हैं उनके लिए बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इंडिया
इंडिया में ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% मेंटेन करनी पड़ती है रिस्क वेट एसेट्स के ऊपर। यानी कि 100 करोड़ के जो लोन इसने बेचे अभी बैंक ने, एग्जांपल के तौर पर समझ लो, उसके ऊपर बैंक 9 करोड़ रुपए की क्या मेंटेन कर रहा था, 9 करोड़ रुपए के जो रिस्क वेट एसेट्स के ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो मेंटेन कर रहा था। अगर मैं मान के चलता हूं कि रिस्क वेट एसेट परसेंटेज इन लोन्स के लिए 100% की थी, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब बैंक ने इन लोन्स को बेचा तो ये जो लोन थे ये ऑफ शीट हो गए, यानी कि ये बैंक की बैलेंस शीट में से निपटा दिए गए हैं। अब ये बैंक की बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। अब इस केस में बैंक के जो रिस्क वेट एसेट्स जो थे वो 100 करोड़ के साथ कम हो गए हैं। अब उसके कारण बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी भी कम मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो बैंक का हुआ, यानी कि लिक्विडिटी की लिक्विडिटी आ गई और साथ ही साथ सीएआर भी कम मेंटेन करनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी क्रंच था, जो पैसा रुका हुआ था, वो पैसा अब बैंक के पास आ गया है दोबारा से और बैंक अब कर सकते हैं लेंडिंग, राइट। तो ये बेनिफिट है। अब इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है? अब इन्वेस्टर्स कोई ऐसे वैसे इन्वेस्टर्स नहीं है, दीज आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, राइट, जो बेसिकली बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशंस हैं, या कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, यानी कि ये रजिस्टर्ड आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। कोई ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है। क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो रिस्क असेसमेंट इतना आता ही नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनमें जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिस्क को असेस कर सकते हैं, ठीक है, उनको कहा गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में। अब उनको मिलती है रिटर्न, एंड फर्दर रिटर्न भी अच्छी खासी मिलती है इस केस में क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। एंड साथ ही साथ जो ओरिजिनेटर है उनको बेनिफिट हो गया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आई होप कि आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स है रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन वो सभी सॉल्व हो गए होंगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है माइंड में, कोई क्वेरी है माइंड में रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हम मिलते हैं आपको वीडियो के अगले टॉपिक में। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।